पहला मौका है कि हम दोनों साथ में इस तरीके से इंटरव्यू करें। नहीं, ये दूसरा मौका। दूसरा मौका, हाँ, एक टाइम आपने मुझे इंटरव्यू किया होगा। करेक्ट। तो ये अब ये उल्टा है, मैं आपको कर जैसा हर राइटर की और हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है जिंदगी में कि सब कुछ करने के बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करें, या तो दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करें, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखे। आपकी शुरुआत हुई सचिन से, तो जहां पे जाके लोगों का एंड होता है वहां से आपने बिगिनिंग की। रॉबिन, ऐसा है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा अपना हाथ बड़ा कम रहा है। बस ऐसा होता है कि बस आई वॉज किक्ड इनटू थिंग्स, कुछ ऐसा होता रहा है। यानी यू नेवर वांटेड टू बी अ फिल्म राइटर? नो, मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था यार। अच्छा। कि मतलब फिल्म राइटिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ दिनों के लिए एक उर्दू का न्यूज़पेपर था इनकलाब, तो उसमें मैंने कुछ रिव्यूज़ ज़रूर लिखे थे, क्योंकि उस ज़माने में प्रेस शो का बड़ा रिवाज था, और प्रेस शो होना और उसको जाके अटेंड करना और फिर दूसरे दिन उसका रिव्यू छपना, वो एक बड़ी चीज़ और बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ हुआ करती थी, तो वो मैंने ज़रूर किया था। लेकिन ये कि इसके अलावा फिल्म कैसे बनती है और क्या होती है और उसके आगे क्या और पीछे क्या, ये तो मेरे फरिश्तों ने भी नहीं सोचा। लेकिन उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दादा, इससे पहले थोड़ी सी आप जो मेरी दुख भरी कहानी है उसकी ओपनिंग सुन लें, तो फिर यहाँ तक आने में ज़्यादा आसानी होगी। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर एक स्टेट थी बहुत। मेरे वालिद जो थे वो कुछ लाइब्रेरियन हुआ करते थे, रज़ा लाइब्रेरी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। ख़ानदान में पढ़ने लिखने का बड़ा चर्चा था, तो पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था। मेरे वालिद जो थे वो छोटे मोटे जो लोकल लीडर होते हैं, खादी कपड़े पहन के और लोगों की मुश्किलें दूर करना, वैसे कुछ हरकतें करते रहते थे। इस सिलसिले में उनको जेल वेल भी हो गई थी। मेरी उम्र 17 साल की थी। मैंने मैट्रिक, जिसे अब SSC कहते हैं आप लोग, वो मैंने किया था अलीगढ़ से, और उसी साल उनकी डेथ हो गई। और हम लोगों के हालात बड़े ख़राब थे, क्योंकि तब तक हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी थी। तो मेरे वालिद के जो कज़िन थे, जो मौलाना शौकत अली के बेटे थे, जाहिद शौकत अली साहब, उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे, खिलाफत, जो मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली के ज़माने से चलता आया है। तो उन्होंने कहा कि यार ये नौंडा जो है, इसको पढ़ने लिखने का शौक़ है, इसकी छोटी छोटी कहानियाँ हम लोग छाप चुके हैं। उस ज़माने में मैं लिखा करता था शॉर्ट स्टोरीज, तो इसको यहाँ भेज दो। तो मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में मैंने जर्नलिज़म किया, खिलाफत में किया, इनकलाब में किया, एक इंग्लिश वीकली में किया, बहुत सारे उर्दू के न्यूज़पेपर्स में किया। अपना एक इवनिंग न्यूज़पेपर उर्दू रिपोर्टर के नाम से निकाला, जो 5-6 साल तक चलता रहा। और उसके बाद इमरजेंसी लग गई 75 में। तो 75 में जब इमरजेंसी लगी, तो उसमें हालत ये होती थी कि हम लोग जो हैं वो अपनी गैलीज़, अपनी कॉपीज़ जो हैं वो लेके हमको सचिवालय जाना पड़ता था, और वहाँ वो क्लर्क जो था वो उनको पढ़ के और उनको पूरे वो गैलीज़ निकाल के फेंक देता था कि ये नहीं छपेगा, और ये आप नहीं लिख सकते और वो नहीं लिख सकते। और उस ज़माने में एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कोई आर्टिकल लिखा था, तो वो पुलिस वाले आए और वो मुझे उठा के ले गए, और उन्होंने मुझे जेल वेल में तो बंद नहीं किया, लेकिन ये कि वो स्पेशल ब्रांच के बाहर उन्होंने मुझे 30 घंटे बिठा कर बाहर बेंच के। तो वो जो ह्यूमिलिएशन और जो टॉर्चर था वो इतना ज़्यादा था। और फिर उसके बाद उनका ये कि साहब, अगर आपने इसके बारे में, जब मुझे बहरहाल किसी की सिफारिश पे छोड़ा गया, और जो एक इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया, बहुत नेक आदमी थे, मेरी फैमिली को भी जानते थे, तो मुझे जब छोड़ा गया तो इस शर्त पे छोड़ा गया कि अगर आपने इसके बारे में कोई लफ्ज़ लिखा या FIR कराया या पुलिस में या अखबार में लिखा, तो
we'll arrest you for this, that. बस लेकिन ये कि उसका शौक मुझे बहुत लगा कि मुझे मतलब मुझे लॉयर को फ़ोन करना तो बड़ी चीज़ है, मुझे मेरे बीवी बच्चों को भी फ़ोन नहीं किया। बीवी छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो मैंने उस दिन अहद किया कि मैं कभी भी जर्नलिज्म में वापस नहीं जाऊँगा। मेरी एक दोस्त मेरे हमवतन भी हैं, शमा जैदी, वो MS सत्थू की बीवी भी हैं, बहुत सारी मशहूर हस्ती हैं वो, और वो फिल्में काफ़ी उससे पहले कर चुकी थी। गर्म हवा में उन्होंने किया था और सत्थू के साथ और फिल्में बनाई थी, और उनकी थिएटर की काफ़ी मशहूर उनकी कंपनी थी हिंदुस्तानी थिएटर, उसमें वो बहुत इन्वॉल्व थे, इप्टा में इन्वॉल्व थे। तो ये उस ज़माने का जिक्र है कि जब सत्यजीत रे अपनी पहली और अब कहना चाहिए कि अपनी आखिरी फिल्म, आखिरी हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे, और वो थी नहीं, वो थी कफन। अच्छा, कफन बनाना चाह रहे थे वो, लेकिन उनको पता चला कि कफन जो है वो मृणाल सेन बना रहे हैं। अच्छा। तो ही ऑप्टेड एंड उन्होंने कहा कि अब मैं शतरंज के खिलाड़ी बनाऊंगा। तो शतरंज के खिलाड़ी जो है वो अगर आपने पढ़ी है तो प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी है, 5 पेज की, शतरंज की बाजी के नाम से। और वो कहानी जो है वो 1850 के पीरियड की, 1800 से लेके 1856 जब वाजिद अली शाह को डिपोज किया गया, उस वक्त की उस दौर की कहानी है कि लोग जो थे उनको इससे कोई बहस नहीं थी कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान को किस तरीके से लूट रहे हैं, किस तरीके से एक एक स्टेट को ख़त्म करते जा रहे हैं, किस तरीके से जो राइट्स हैं वो यूसर्प हो रहे हैं। लेकिन ये कि उन्हें अपना छोटा सी दुनिया, छोटी सी जो गेम्स थे उनके, शतरंज जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था, वो उसमें मगन थे। एक तरफ ये 2 जागीरदार जो है वो शतरंज खेल रहे हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज जो है वो अपनी चालें चल रहे हैं और वाजिद अली शाह को बदनाम करके हटाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान की तारीख का एक बड़ा ही अफसोसनाक हुआ। ये कहानी वो है। उसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो ज़बान उस ज़माने की थी 1857 के आसपास की, वो ज़बान थी तो उर्दू, लेकिन बड़ी पर्शियनाइज्ड और बड़ी बामुहावरा किस्म की ज़बान थी, तो वो लिखना आसान नहीं था। और उसके लिए कई कैंडिडेट्स थे। मिसाल के तौर पर ये कि उसमें जिन लोगों के नाम सजेस्ट किए गए थे, क्योंकि सत्यजीत रे उस वक्त भी बहुत बड़ी आलमी शोहरत का आदमी, और वो फिल्म बना रहा है, तो हर आदमी जो है वो ये चाहेगा कि उससे उसका रिलेशनशिप बन जाए। तो उसमें जो उसके प्रोड्यूसर थे सुरेश जिंदल चाहते थे कि राजेंद्र सिंह बेदी उसके डायलॉग लिखें। हरी भाई संजीव कुमार जो उसके हीरो थे, उनकी ख्वाहिश थी कि गुलजार साहब ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत डायलॉग लिख सकते हैं। और अपने कुछ लोगों का, जिसमें अमजद भाई भी शायद शामिल रहे होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर, और वो चाहते थे कि अख्तर उल इमान जो BR के बहुत ही अच्छे और बहुत उम्दा डायलॉग राइटर थे वो लिखें। तो और कुछ लोगों का ख्याल था, जिसमें शायद शबाना भी रही होंगी, मैं अगेन पूरे यकीन से नहीं कह सकता। उनका कहना था कि कैफी साहब जबान जानते हैं वो। तो जब 4 इतने बड़े बड़े महारथी किसी रेस में हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग रेस थी। लेकिन ये कि सत्यजीत रे बीइंग सत्यजीत रे, ही टुक आई थिंक वेरी फ्यू डेज टू डिसाइड कि साहब मैं जो हूँ, देखिए क्या है कि गुलजार साहब और बेदी साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन ये कि वो जो हैं वो पंजाब के हैं, फिल्म जो है वो लखनऊ की है और पीरियड फिल्म है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि उसमें कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो ऑथेंटिक ना हो। तो ये एक बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। तो इस तरीके से। एंड अख्तर उल इमान साहब के बारे में उनका कहना ये था कि वो मुझे
बीआर टाइप के डायलॉग नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्मी डायलॉग और नॉन फिल्मी डायलॉग या नॉन कमर्शियल डायलॉग में थोड़ा सा फर्क होता है, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। तो इसके लिए मुझे वो नहीं चाहिए। तो बात ख़त्म हो गई। कैफी साहब के नाम, कैफी साहब से हो गई। कैफी साहब से जब मुलाकात हुई तो पता ये चला कि एक हैरतअंगेज सिचुएशन है कि सत्यजीत रे जो हैं वो सिर्फ 2 ज़बानें जानते हैं, एक बंगला और एक इंग्लिश। कैफी साहब सिर्फ एक ज़बान जानते हैं, वो है उर्दू। अब उस सत्यजीत रे के सामने धर्म संकट ये आ गया कि साहब मैं अपने राइटर से कम्युनिकेट किस लैंग्वेज में करूंगा? अभी स्क्रिप्ट तो इशारों की ज़बान में नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए बहुत कोशिशें हुई। शबाना ने कहा कि साहब वो उसको इंटरप्रेट करने के लिए तैयार हैं, बीच में बैठने के लिए तैयार हैं, ये है वो है फलाना फलाना, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये सत्यजीत रे के अल्फाज थे कि डायरेक्टर और राइटर का रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। इसमें बहुत से ऐसे मकामात होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। वो इतने नाजुक जो रिलेशनशिप है उसको, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ ये था कि ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दाना। तो अब वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसमें हमारी दोस्त शमा जैदी ने, अल्लाह जाने क्यों, क्योंकि शमा का अपना स्टेटमेंट ये है जो मैंने बाद में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम लिख लोगे। उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया। साहब एक नया लड़का है, उर्दू बहुत अच्छी जानता है और उसका बैकग्राउंड ये है, और आप चाहें तो उससे डायलॉग लिखवा लीजिए। शमा बीबी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा सत्यजीत रे मुझसे मिलना चाहते हैं? भाई सत्यजीत रे को मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये कि वो मुझे क्यों जानते हैं और क्यों मिलना चाहेंगे? यार ये राजा भोज को गंगू तेली का याद आ गया। तो कहने लगी वो सब मुझे नहीं मालूम, वो प्रेसिडेंट होटल में ठहरे, तुम जाके मिल लेना, कट। अब ये बड़ी नाजुक सिचुएशन है, नाजुक सिचुएशन इन दिस सेंस कि शमा बहुत सीरियसली, बहुत ही सूखे मुंह से मजाक भी करती हैं, और वो ऐसा जोक मार देती हैं कि आदमी सर पीटता रह जाता। तो मैंने कहा यार ये हो सकता है कि ये जोक को प्रैक्टिकल किस्म का जोक कर रही हूँ। फिर मुझे ये ख्याल आया कि यार हो सकता है सच भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये तो मालूम था कि शमा शतरंज के खिलाड़ी के कॉस्ट्यूम्स कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें इन्वॉल्व हैं वो, ये मुझे मालूम था। तो मेरी बीवी ने, और बीवियाँ कभी कभी सही राय भी दे देती हैं, भाभी ने धक्का मारा। हाँ, उन्होंने कहा कि उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, तुम भाई होटल में फ़ोन करके पूछ लो, अगर वो हैं तो इसका मतलब ये कि शमा झूठ नहीं बोल रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं, और अगर नहीं है तो बात है। मैं ऐसा पता किया कि मैंने हाँ सर वो ठहरे हुए वहाँ, तो जो अपॉइंटेड टाइम था मैं वहाँ पहुँच गया, और मैंने लॉबी से फ़ोन किया, सर तो आपने पता नहीं उनको सुना है कि नहीं सुना है। तो उनकी आवाज़ बड़ी बिल्कुल खरजदार किस्म की, कुछ जॉन बैरीमोर टाइप की आवाज़ थी, बैरीटोन, ज़बरदस्त बैरीटोन, और सारे ग्रेन्स सुनाई देते थे। और उनकी पर्सनैलिटी भी अजीब व गरीब पर्सनैलिटी, 6 फुट 4 इंच के आदमी थे। मेरा ख्याल है कि द टॉलेस्ट बंगाली। तो और उन्होंने वो यस कम अप। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी, लेकिन बहरहाल जर्नलिज्म का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका डर निकल जाता है, क्योंकि आप वजीरों से, अमीरों से, मिनिस्टर्स से, सबसे गले पड़ते रहते हैं, तो आपको डर नहीं लगता। तो डर नहीं था। मैं पहुंच गया, वो अकेले थे, दरवाज़ा उन्होंने खुद खोला और मैं उनकी बगल के नीचे से निकला। ये इतना ही नर्वस करने को काफ़ी है। खैर मैं बैठ गया,
अच्छा, मानिकदा उनका घर का नाम है मानिकदा। जो जो लोग करीब थे उन्हें मानिकदा कहते हैं। तो मानिकदा की एक आदत ये थी कि जब वो सोचते थे तो वो किसी चीज को चबाते थे। तो पेन की हालत खराब कर देते थे, दांतों में टक 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 करते रहते थे। अगर पेन नहीं मिलता था तो चश्मा ऐसे करते रहते थे। नहीं तो रुमाल ही की सारे रुमाल जो थे उनके कोने गायब थे। वो मैं बैठ गया और वो मुझे जो थे वो अपना चश्मा या पेन जो भी था उसको मुंह में लेके वो मुझे बहुत देर तक देखते रहे। फिर कहने लगे कि आई एम टोल्ड दैट यू आर अ वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो मैंने कहा सर, नोबडी कैन बी a good judge of his own work. But if you allow me, I can get some of my work translated from Urdu into English, and you can have a look. And he said, no. I can look at you, and that's enough. Oh. Here is the script, and you are writing the dialogue. Oh. And believe you me, Robin, ये टोटल मीटिंग 3.5-4 मिनट से ज्यादा की नहीं थी, बल्कि 3 ही मिनट की होगी। क्या? उस आदमी में एक अजीबोगरीब सिफत थी कि वो आदमी को एक नजर देख के मेरा ख्याल है उसके अंदर उतर जाता था या देख लेता था। एक थर्ड आई थी उसके अंदर। बेरूत के एयरपोर्ट पे उन्हें सईद जाफरी दिखाई दिए। अच्छा। अब सत्यजीत रे खड़े हुए तो, और वो बीबीसी के छोटे मोटे आर्टिस्ट थे, तो वो आए मिलने के लिए, सर कैसे हैं आप, ये वो है। एंड मानिकदा टोल्ड हिम, यू आर प्लेइंग मीर इन माई शतरंज की खिलाड़ी, कैन यू? व्हाट? क्या? इस तरह कास्टिंग होगी? इस तरह कास्टिंग। बेरूत के एयरपोर्ट पे एक आदमी मिलने के लिए आता, कहता तुम ये रोल कर रहे हो मेरी पिक्चर में, और इतना इम्पोर्टेंट रोल जिसने पूरी मतलब सईद जाफरी की लाइफ चेंज कर दी। तो वो इस किस्म का आदमी था। और वहां से साहब वो जो उन्होंने स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दे दिया, उसके ऊपर एक लाइन मुझे आज तक याद है। वो स्क्रिप्ट को साहब चुरा के ले गए, खुदा उन्हें गारत करे। तो वो उसके ऊपर एक लिखा था, फॉर योर आईज ओनली। मैं सीधा, पैसे नहीं थे मेरे उस जमाने में, कड़की का जमाना था, लेकिन फिर भी 35-40 रुपए का टैक्सी लेके मैं वहां प्रेसिडेंट होटल से जुहू तारा पहुंचा। वाह। और साहब मैंने, क्योंकि मैं पूरा घूमा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। ये हो तो गया है लेकिन ये क्या हुआ है। तो मैं शमा के पास गया, तो शमा बीबी अपने एलिमेंट में थी। उन्होंने कहा कि क्या मुलाकात होगी? मैंने कहा मुलाकात तो होगी और ये हुआ। और क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात है ये तो। मैंने कहा तुम अजीब आदमी हो, तो मुझे ये बताओ कि डायलॉग लिखते कैसे हैं? तो वहां से मैंने और शमा ने फिर एक टीम बनाई, और ये टीम बहुत चली। मतलब हमने तकरीबन को 15-16 फिल्में साथ में लिखी। वो जो हमने डायलॉग लिखे, और इस तरीके से मैं जो हूँ फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। अब ये कि इसमें एक अगर एजेंडा आप चाहें तो मैं ये कर सकता हूँ कि उसके बाद जोश इतना था कि 8 दिन के अंदर अंदर हमने पूरे स्क्रिप्ट के डायलॉग जो थे वो लिख दिए। तो अच्छा, शमा हैज ए वेरी गुड सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले, और स्क्रीन प्ले तो लिखा ही हुआ था, वो तरह का अपना स्क्रीन प्ले था। लेकिन उनको जो बैलेंसिंग होती है स्क्रीन प्ले और डायलॉग की, वो बहुत शमा अच्छी तरह जानती है। तो ये होता था कि हम लफाजी करने के मूड में होते थे, और शमा जो थी वो उसको बाकायदा, हाँ, वो अपने बैलेंसिंग उसकी करती होती थी। तो एक अच्छी बड़े हेल्दी सी चीज़ तैयार हो गई जो हमको भी अच्छी लगी। अच्छा, उसमें चैलेंज जो था वो ये था कि जबान जो है वो आप नहीं लिख सकते जो उस जमाने में बोली जाती थी, क्योंकि बहुत पर्सनलाइज लैंग्वेज थी, और मुहावरे भी बहुत सारे ऐसे थे कि जो अब खत्म हो चुके थे, जिनको लोग समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन फील ये आनी चाहिए कि ये लैंग्वेज उसी जमाने की है, समझ में भी आए और फील भी रहे। ये एक बड़ा चैलेंज था।
शमा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। शमा ने कहा देखो ये जो फिल्में हम देखते हैं इनमें बहुत ऐब ये होता है कि नौकर से मालिक तक सब एक लैंग्वेज बोलते होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता लाइफ में। तो जो कैरेक्टर है वो जिस सोशल मिलियो से उसका रिलेशनशिप है उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आप अगर शतरंज के खिलाड़ी कभी आपको चांस मिले आप दोबारा देखें तो आप उसमें गौर करेंगे कि जो उसके दो हीरोज हैं मीर और मिर्जा, उनकी लैंग्वेज अलग है। वाहिद अली शाह की लैंग्वेज अलग है, थोड़ी सी वो बादशाह है। और औरतों की जबान बिल्कुल अलग है, नौकरों की जबान अवधी लिखी है हमने। अच्छा। तो इस तरीके से एक बड़ा खूबसूरत एक ऑर्केस्ट्रल बैलेंस उसके अंदर आ गया। अच्छा वो बेचारे प्रोड्यूसर साहब जो थे वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा यार ये हो सत्यजीत रे तो की बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये कि इस बदशक्ल आदमी को बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े, बहुत बेहुदा सा चश्मा लगा के 55 किलो का आदमी जो है वो ये सब कुछ कर रहा है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, पता नहीं इसने क्या गुड़ गोबर किया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब जितने भी कुछ बॉम्बे में उनके हाथ लगे पढ़े लिखे उर्दू पढ़े लिखे लोग उनको सबको जमा किया और हमसे कहा गया कि साहब आप नरेशन दीजिए, रीडिंग कीजिए पूरे स्क्रिप्ट की रीडिंग कीजिए। हमें क्या फर्क पड़ता था, रीडिंग कर दी साहब पहले फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक ठाक 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 एक सिंगल गो में हमने सुना दिया। एंड वो जो पहले 1 मिनट का जो सन्नाटा होता है ना, बड़ा खौफनाक होता है। जैसे आप कोई कमेंट नहीं आ रहा है, सब एक दूसरे की शक्ल देखने को, पहला कौन बोलेगा, पहले कौन बोलेगा। पहला डायलॉग सत्यजीत रे ने बोला एंड वो अनोखा डायलॉग है। वो मैंने उनके ऊपर जो आर्टिकल लिखा है वो कुछ दिनों में हिंदी में छप जाएगा, आप देखेंगे। उसमें वो सब मैंने एक कोट किया। उसमें उन्होंने कहा वेल आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड। तो जो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज के जो खनक है, हाँ जो म्यूजिक होता है हर लैंग्वेज का, वो उन पर उसने इफेक्ट किया। ये कहानी यहाँ हो गई, सब हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब आप जो कुछ आपने लिखा है इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो हमने साहब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बड़े मियाँ को समझाया कि इसका ये मतलब होता है, ये होता है, ये होता है। कोशिश हमने ये की थी कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक, चूंकि डायलॉग पे बात आएगी आगे, मैं आपको एक मिसाल दूं कि वहाँ एक जगह थी कि जहाँ वो कहते हैं, एक मीर साहब जो है वो मिर्जा साहब से कहते हैं कि भाई मतलब वील गो इन द मॉर्निंग एंड वील कम बैक इन द इवनिंग, कहीं दूसरे गांव में जाके हम बैठ के शतरंज खेलेंगे। तो उसका सीधा सीधा जो डायलॉग बनता है वो ये बोलता है भाई सुबह चलेंगे और शाम को लौट आएंगे, या सवेरे चलेंगे शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन मैंने वहां डायलॉग लिखा है कि तड़के चलेंगे झुटपुटे में लौट आएंगे। बहुत। तो इस किस्म की हरकतें मैंने जो है कि एक फील आपको आती है कि ये आज की लैंग्वेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये कि ये मेरे एक्टरों को कौन बताएगा, मैं तो बता नहीं सकता, और दूसरा यहाँ कोई है नहीं। तो हमको एलिवेट करके डायलॉग डायरेक्टर बना दिया गया। हमने कहा चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि 15,000 रुपये हमको मिले थे डायलॉग लिखने के। 15,000 रुपये की बड़ी रकम जो थी वो डायलॉग डायरेक्टर की मिल रही थी। तो हमने कहा यार हम तो अमीर हो गए, वो तो 30,000 रुपये। तो साहब हम कलकत्ता पहुंच गए शूटिंग शुरू होने से कुछ 6 दिन पहले। जब वहाँ पहुँचा मैं तो वहाँ इंद्रपुरी स्टूडियो अभी भी है उसमें सेट लग रहा था, और बंसी चंद्रगुप्त जो उर्दू भी बहुत अच्छी जानते थे और अपने ज़माने का सबसे बड़ा आर्ट डायरेक्टर वो उसमें थे। वैसे वंडरफुल पर्सन। तो वो सब चीज़ें जमा की जा रही थी, और तो मैंने देखा कि यार ये तो सब गड़बड़ है, ये तो यूपी में ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर घड़े,
यूपी का घड़ा जो है वो छोटे मुंह का होता है, उसका मुंह इतना बड़ा होता है। अच्छा। और बाकी जगहों पे जो है वो मटके होते हैं जिनका मुंह इतना बड़ा होता है। बराबर। तो हमने कहा ये मटके तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, या मटके अगर किसी घर में हवेली में रखे हुए ये मटके तो हवेली वाला बेहोश हो जाएगा देख के। तो फिर उनका साहब या तो आप घड़े ढूंढिए या फिर ये कि घड़े जो है वो बनवाइए आर्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा फिर अब घड़ों की बात हो रही है तो उनका साहब ये घड़े रखे कैसे जाते हैं? तो एक चीज होती है, एक लकड़ी की एक सीढ़ी जैसी बना दी जाती है। अच्छा। हाँ, इसमें छोटे छोटे एक दो टुकड़े लेकर उसके लकड़ी के उनके बीच में ऐसे खांचे वो बना दिए जाते हैं और उनमें 4 पाए लगा दिए जाते हैं। तो उसके अंदर वो घड़े रख दिए जाते हैं और फिर उनमें बड़े तमीज से उनको उनके ऊपर लाल कपड़ा लपेटा जाता है और मोगरे की गजरे उनमें डाल दिए जाते हैं ताकि खुशबू आती रहे। फिर वो चांदी के कटोरे उसके ऊपर ढके हुए होते हैं। तो बड़े स्टाइल उनका अपना लखनऊ वालों का जो है वो होता है। तो हमने वो सब कराना शुरू किया। तो मानिकदा ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा सर मैं बेकार तो बैठ नहीं सकता, तो मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ये बात है, सिंस यू नो, अच्छा मेरी एक एडवांटेज ये थी कि चूंकि मैं खुद जागीरदारों के बैकग्राउंड से आया था तो वो चीज़ें मेरे लिए अजनबी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम शमा और तुम जो हो ये पूरा चार्ज संभाल लो और ये चीज़ें जो भी हैं आपने डेकोर जितना भी चाहिए सेट डेकोरेशन वो सब आपका काम। तो हम लोग उसमें निकल गए। अच्छा इन तम उसके बाद फिर होता ये था कि अच्छा वो मानिकदा खुद कैमरे पे बैठते थे, शॉट खुद लेते थे। तो लाइटिंग शोमेंदु राय किया करते थे, लेकिन ये कि शॉट वो खुद लेते थे, चाहे कितना ही मुश्किल काम हो, आप क्रेन पे बैठ हो का शॉट हो या ट्रॉली हो या फिक्स शॉट हो, लेकिन वो खुद सब करते थे। तो उनका ये होता था कि वो ये ओके हो गया डायलॉग, उसके लिए वो जावेद मेरी तरफ उनकी एक लुक आती थी, इसका मतलब ये कि अगर ओके है तो ठीक है, वरना एक टेक और होगा। फिर आर्टिस्टों के साथ बैठ के उनकी रिहर्सल कराना, ये कराना वो कराना, ये सब। तो इन ए वे आई वॉज एलिवेटेड टू बी द चीफ असिस्टेंट। और इस 1.5 साल में 2 साल में पौने 2 साल में मैंने जो कुछ मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा, कुछ तो मेरा अपना जोश, कुछ इस ये जो दुनिया जिसमें मैं चला गया था गलती से, वो इतनी प्यारी और इतनी एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ है कि अगर किसी आदमी के अंदर जज्बा है तो वो अपने आप को इमर्स कर सकता है उसमें। वही हालत मेरी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो खजाना है, क्या दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया भी हो सकती है। तो आई वॉन्टेड टू लर्न एवरीथिंग व्हाटएवर इज पॉसिबल इन दिस डिपार्टमेंट, इन दैट डिपार्टमेंट, इन दैट डिपार्टमेंट। तो मैंने सीखा एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। वापस आया तो हमारे तुम्हारे के जो डायरेक्टर थे उमेश मेहरा, उनसे मुलाकात अबरार अलवी के जरिए हो गई थी। तो वो पिक्चर अपना बना रहे थे अली बाबा 40 चोर, वो इंडो सोवियत को प्रोडक्शन था और अपने ज़माने की बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी वो, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जीनत अमान वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि तुम इसके डायलॉग लिखो, तो सोवियत यूनियन चले गए। फिर उसके बाद ईमानदारी की बात यह है कि आज तक फिर पलट के देखने का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद एक के बाद 2 के बाद सब। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप एक तरफ तो महेश भट्ट के लिए फिल्में लिख रहे हैं, उसकी शूटिंग चल रही है, दूसरी तरफ यश चोपड़ा साहब के लिए पिक्चर लिख रहे हैं। अब दोनों टोटली अलग किस्म के डायरेक्टर्स। कई टाइम ऐसा हुआ होता है कि आप सुभाष जायद साहब के लिए फिल्म लिख रहे हैं और साथ में श्याम बेनेगल साहब के लिए फिल्म लिख रहे हैं, या तो खालिद मोहम्मद के लिए फिल्म लिख, तो टोटली ऐसा एक आसमान एक जमीन का फर्क है। हाँ लेकिन भैया देखो, अच्छा शेफ जो होता है ना, वो एक ही वक्त में खिचड़ी भी बनाना जानता है और बिरयानी भी बनाना जानता है। तो ये आप
खिचड़ी भी बनाते थे, बिरयानी भी बनाते थे, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम होती थी कि बहुत स्विच ऑफ स्विच ऑन, जैसे एक चैनल चेंज करके दूसरा चैनल पे चले गए? बिल्कुल सही बात। आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा। ये आपका दिमाग, अगर आप जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप उसके अंदर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपका दिमाग उसी तरह काम करना चाहिए जैसे सीडी प्लेयर करता है, जिसके अंदर जो सीडी है वही बजेगी, बाहर रखी हुई है वो नहीं बजेगी। तो अगर मैं यश जी का डर लिख रहा हूँ तो मैं डर के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे महेश भट्ट का नाम याद नहीं। हाँ, उसको इरेज कर, बिल्कुल टोटल। हाँ। मतलब नसीर भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग हरकत करते हैं कि अच्छा तो मैं अपने इसे दिमाग से निकाल दूं, तो हाँ जी निकाल दीजिए, निकाल दिया। तो ऐसा ही करना चाहिए कि अगर क्या है, मेरा अपना एक बैकग्राउंड है, मेरी अपनी एक सोच भी है, मेरी अपना एक जिंदगी के एक्सपीरियंस भी है। मैं उन चीज़ों को अगर हर जगह डालने की कोशिश करूं तो इसका ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई कि जैसे एक आदमी जो है वो हर चीज़ में गरम मसाला डालना शुरू कर दे तो उसको हर डिश खराब हो जाने वाली, क्योंकि कहीं गरम मसाला लगता है कहीं नहीं लगता। तो मैं बिल्कुल इस बात का कायल हूं, और ख़ास तौर से कि आपका अस्तित्व जो है वो फिल्म में नहीं दिखाई देना चाहिए। यू शुड बी पार्ट ऑफ इट, यू शुड नॉट बी होल ऑफ इट। तो मुझसे अगर आप उम्मीद करते हैं कि साहब आप ऐसे डायलॉग लिखें, अच्छा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कि मैं ऐसे डायलॉग लिख दूं, लेकिन अगर मैं नहीं लिख सकता मैं नहीं लिखूंगा। आज अगर कोई मुझसे कहे कि साहब जो नई किस्म की फिल्म बन रही है, जो जिस किस्म की कॉमेडी लिखी जा रही है, मैं नहीं लिख सकता उस किस्म की कॉमेडी, इसलिए मैंने ऐसी कोई फिल्म साइन भी नहीं की और साइन करने की हिम्मत भी नहीं रखता हूँ। लेकिन ये कि हर फिल्म का अपना एक मूड, एक मिजाज है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर उमराव जान को आप देखें तो उसमें जो जबान का मज़ा है, जो कैरेक्टराइजेशन का मज़ा है, उसी ज़माने में उसके पैरेलल मेरी फिल्म चक्र भी रिलीज हुई है, जिसकी हर चौथी लाइन में एक मोटी सी गाली है, क्योंकि उस तबके की फिल्म है, उस तबके की फिल्म है। तो मैं एक तरफ अगर उमराव जान के नवाबों की फिल्म लिख रहा हूँ और खुद को उस जगह एलिवेट करके ले जाता हूँ, तो मुझे फिर वहाँ उस फुटपाथ पर भी आना पड़ता है जो चक्र का फुटपाथ है। तो ये अगर ये क्षमता मुझ में है, अगर ये काबिलियत मुझ में है, तो मैं एक अच्छा राइटर हूँ। और अगर ये काबिलियत नहीं है कि मतलब मैं अपना फुटपाथ उमराव जान में पहुँचा दूँ और उमराव जान के नवाब जो है वो फुटपाथ पर ले आऊँ, आई एम ए बैड राइटर। What is a good writer according to you? मैं ये नहीं कहता कि फिल्म चले, जिसकी फिल्म चले वो ही गुड राइटर। कभी कभी हो सकता है कि फिल्म उतनी ना चले लेकिन राइटिंग बहुत है। वो कौन सा राइटर है जो अच्छा राइटर है, जो जिसका काम देख के आपके दिल में हो जाए कि हाँ यार ये आदमी को काम आता है? अच्छा राइटर वो है जो अपनी कहानी का जो बेस है, जो बीज है उसके साथ अगर वो इंसाफ कर सकता है, अगर वो उसे जर्मिनेट करके एक फ्लावरिंग ट्री बना सकता है, वो अच्छा राइटर। एज ए राइटर कहानी को में कंट्रीब्यूट करे जब उसका स्क्रीन प्ले लिखे, और डायलॉग्स उस स्क्रीन प्ले को और बढ़ावा दे, तो उस कहानी का अगर लेवल एक है तो स्क्रीन प्ले उसको सेकंड लेवल पे ले जाए और डायलॉग उसको थर्ड लेवल पे ले जाए। एब्सोल्युटली। जो बड़ा है उसको नीचे डाला है। इन शॉर्ट देखो रॉबिन, अक्सर ऐसा होता है कि ये वर्कशॉप लेने के लिए या कहीं लेक्चर बाजी करने के लिए बुलाया जाता है, तो जो नए बच्चे होते हैं मैं उनसे एक बात कहता हूँ, भैया देखो, और उन बच्चों से जो बिल्कुल नहीं जानते, कि देखो क्या कहना है ये तो हुई स्टोरी, क्या कहना है ये तो स्टोरी, ये तो हुई स्टोरी, करेक्ट। कैसे कहना है ये हुआ स्क्रीन प्ले। जा और डायलॉग जो है
क्या बोलना है वो डायलॉग। हो रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी होती है, उसको आप कैसे कहते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि क्राफ्ट को जो जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर कभी भी हावी नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। जिस तरीके से आज लोगों ने क्रिकेट को एक साइंस बना दिया है, वो खेल नहीं रहा है। तो खेल में तो मज़ा कम आता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा मज़ा आने लगा है। ये चीज़ जो है ये किसी भी क्रिएटिविटी के लिए जहरीली होती है, ये गलत होती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, और मैं उन, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिन्होंने हर किस्म के डायरेक्टरों के साथ काम किया और दर्जनों डायरेक्टरों के साथ काम किया, और सबसे मैंने कुछ ना कुछ जानने और सीखने की कोशिश की। सबके तरीक़े अलग हैं, सबकी अप्रोच अलग है, सबके रास्ते अलग हैं, क्योंकि सबकी सोच अलग है। तो आपकी सोच जो है वही आपके हाथ में वो कैंडल है जिसकी रोशनी में आप अपना रास्ता ढूंढते हैं। अब रह गई बात कि थोड़ा बहुत मोटा मोटा अगर हम सोचना चाहें कि हम किस तरीके से शुरुआत करें, तो विलियम जेम्स से किसी ने पूछा था कि आप बहुत बड़े राइटर हैं और मैं भी राइटर बनना चाहता हूँ, तो राइटिंग कैसे शुरू करूँ। उनका सो वेरी सिंपल, टेक a sheet of paper, pick up a pen and start writing, and you will become a writer. तो सच बात यह है कि आप कागज़ उठाइए, अपने ख़यालात को जो आपके दिमाग में आते हैं, जो बातें आती हैं, उन्हें कागज़ पे लिखना शुरू कीजिए। कभी कभी आप वहाँ जाके फंसते हैं कि साहब हम किसी चीज़ को कैसे सोचें, कहाँ से सोचना शुरू करें। एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आस्क ए क्वेश्चन एंड स्टार्ट आंसरिंग दैट क्वेश्चन एंड दैट इज गोइंग टू बी योर स्टोरी। आज इतना काम करने के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक फुल प्रूफ तरीका है। अब आप देखिए कि अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि भाई देखो, एक माँ एक बाप के दो बेटे हैं, एक जो है वो कानून की तरफ है और एक जो है वो कानून को तोड़ने वाला है, और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो क्या होगा। तो आपके जहन में फ़ौरन ख्याल आता है कि साहब ये तो गंगा जमुना है या ये तो दीवार है। तो सलीम जावेद ने या दिलीप कुमार ने किया क्या है, उन्होंने ये सवाल कायम किया और उस सवाल का जवाब देना शुरू किया उन्होंने, और ये जवाब जो देना शुरू किया तो आपके पास गंगा जमुना और दीवार जैसे क्लासिक्स तैयार हो गए। और इस जॉनर की और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें कानून जो है वो कानून के रखवाले के साथ टकराता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप से ये सवाल किया जाए कि भाई एक आदमी है जिसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है, वो बदला लेना चाहता है, इंतकाम लेना चाहता है, he wants to get even, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि वो अपना बदला नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर ये कि उसके हाथ नहीं है, उसके हाथ काट दिए गए, बगैर हाथों के तो इंसान अधूरा होता है। तो वो क्या करेगा, किस तरीके से वो अपना बदला लेगा। अगर आप इस बात को सोचना शुरू करें तो जवाब में शोले तैयार हो जाती है। लेकिन देखिए, आज चूंकि हम शोले देख चुके हैं तो ये जवाब जो है ये खट से आ जाता है, या दीवार हम देख चुके हैं तो ये जवाब हमें फौरन समझ में आ जाता है, अच्छा ये तो ये है भाई। लेकिन जिस वक्त इन लोगों ने ये लोग लिख रहे थे उस वक्त ऐसा नहीं था। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक बात बताऊं कि ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसके डायलॉग मैंने लिखे थे, जब उसकी कहानी जो है वो आदित्य चोपड़ा की है और स्क्रीन प्ले पे भी उनका काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है। तो उसकी जो खूबसूरती थी, जो फिल्म की खूबसूरती है, जो उसका यूएसपी है, वो ये है कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ हीरोइन जो है वो
उसकी शादी हो रही है और हीरो जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें भगा के नहीं लेके जाऊंगा, उठा के नहीं लेके जाऊंगा और तुम्हारे बाप को जो है वो रुखसत करना पड़ेगा। तो ये एक नो गो सिचुएशन है, एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। और हर आदमी यहाँ आके सोचने लगता है यार ये कैसे होगा। और यही उस फिल्म का यूएसपी है कि आपको वो ऐसा हुक करके रखता है कि यार ये कैसे करेगा, ये बंदा कैसे निकलेगा वहाँ से। तो ये इतना जो इसने अपने लिए एक मिशन इम्पॉसिबल क्रिएट कर लिया, उसमें से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मेरे कहने का मकसद जो था वो ये था कि आप अपने आप से सवाल कीजिए, सीधा सीधा सवाल कीजिए कि किस तरीके। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, छोटी छोटी फिल्में हैं, आप किसी भी फिल्म को उठा लीजिए, उसमें आपको एक सवाल झांकता हुआ दिखाई देगा। आप लगान को ले लीजिए, इतना खूबसूरत सा सवाल है। एक गांव है जिसमें लोग अपना लगान नहीं दे सकते और उनके पास एक ही चीज़ है और वो शर्त लगा लेता है। और वो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शर्त जीतेगा या नहीं जीतेगा, वो टीम बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, और अगर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, और जीतेगा तो कैसे जीतेगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको आगे बढ़ा देती है। मैं समझता हूँ कि कहानी को कभी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो पूरे आपको 300 पेजेस का एक स्क्रिप्ट जो है वो जब तक ना बने तब तक वो कहानी आपकी नहीं। अगर कहानी 10 लाइनों में आपको अपील कर रही है, आपकी समझ में आती है, तो वो यकीन मानिए कि वो 10 पेज पर भी उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी और फिर उसके बाद वो 10 रील में भी उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी जितनी वो 10 लाइनों में थी। क्योंकि उसका जो बेस है वो बेस करेक्ट है, वो बेस आपको अपील करता है। अब बाकी काम आप क्या करते हैं, आप उसको विस्तार देना शुरू करते हैं, और जब आप उसको फैलाना शुरू करते हैं तो आपके सामने खुद ब खुद जो है वो पहले जो सीक्वेंसेस बनना शुरू होती हैं। फिर उसके बाद जब आप उसको सीक्वेंसेस को तोड़ते हैं तो आपके सीन बनना शुरू हो जाते हैं, और जब सीन की डिटेल में आप जाते हैं तो आपकी जो बाकी निटिग्रिटीज़ हैं वो खुद ब खुद जो है वो अपनी जगह तय हो जाती हैं। कहानी कहना एक आर्ट है, इसको कोई सिखा नहीं सकता, इसको कोई सीख नहीं सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ कि जैसे लतीफ़ा सुनाना एक आर्ट है। अभी अगर राजू श्रीवास्तव या जॉनी लीवर कोई लतीफ़ा सुनाता है तो लोग अपनी कुर्सियों से गिर पड़ते हैं, लेकिन मैं जब लतीफ़ा किसी को सुनाता हूँ तो लोगों को मुस्कुराहट भी नहीं आती। तो ये लतीफ़े में कोई ख़राबी नहीं है, लतीफ़ा तो वही है जो राजू श्रीवास्तव ने सुनाया था। फ़र्क जो है वो सुनाने में है। तो आप कितनी खूबसूरती से अपनी बात को कह सकते हैं, और कितनी खूबसूरती से बात को कहने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों ने इस बात को कैसे कहा है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात ये कहता हूँ कि अगर आप एक चीज़ है जो हर फिल्म में होती है, हर फिल्म में होना ही चाहिए, और वो है लव सीन। हीरो हीरोइन के बीच में कम से कम एक लव सीन तो होता ही है, चाहे टूटा फूटा हो, फुल ब्लडेड हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन एक लव सीन जरूर होता है। 100 साल में कितनी फिल्में बनी हैं, कई हजार फिल्में बनी होंगी। इसका मतलब ये कि हमारे पास कई हजार लव सीन जो हैं वो मौजूद हैं। आप जरा गौर करके देखिए कि इन कई हजार लव सीन्स में कहीं ना कहीं तो वैरायटी होगी, कोई ना कोई तो नई बात आई होगी। या तो कैरेक्टर नया होगा, वोकैबुलरी नई होगी, शब्दावली नई होगी, अप्रोच नया होगा, बात कहने का ढंग नया होगा, कुछ ऐसी बात, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन उसके अंदर क्रिएट हो गया होगा कि वो लव सीन जो है वो आपको सुना हुआ, देखा हुआ, पहचाना हुआ नहीं लगता है। ये बहुत कमाल की बात है। तो ये सोचने की बात है यार, अच्छा लव सीन उसमें भी था, लव सीन इसमें भी है, लेकिन लव सीन कैसे? यहाँ आपकी ज़हानत, आपकी सोच और आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट है वो उस सीन को कैसे देख रहा है। अगर आप ये देखिए कि अगर अभी थोड़ी देर पहले दिलवाले की बात हो रही थी, आप दिलवाले की बात है कि एक आदमी को रियलाइज होता है कि ही इज इन लव,
और उसे ये जानना है कि ये लव वो लड़की करती है या नहीं करती है। वो लड़की जा रही है और वो अपने खुद से कह रहा है कि अगर ये मुझसे प्यार करती है तो ये मुझे पलट के देखेगी। बड़ा खूबसूरत लव सीन है। एक इसमें कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह दिया गया है। वो लड़की पलट के देखती है, यू कंफर्म के साथ ये जो है ये लव स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। मुगल आजम को ले लीजिए आप। मुगल आजम में जब अनारकली जो है वो सलीम से मिलती है पहली मर्तबा, जब वो बाहर आती है और वो दोनों की मुलाकात होती है और बैकग्राउंड में जो है वो ठुमरी चल रही है बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ में, और वो आदमी जो है वो सिर्फ बैठा हुआ है और वो इतनी खूबसूरत हीरोइन अपने वक्त की मधुबाला अनारकली का रोल जिसने किया था वो लेटी हुई है और सफ़ेद चांदनी के फूल उसके ऊपर बरस रहे हैं और वो उसके ऊपर झुकता है और एक फर जो है, एक सीमुर्ग का पर जो है वो बीच में आ जाता है। खैर वो तो उस ज़माने की मजबूरी थी कि वो लिप टू लिप नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन इट्स सो सेंशुअल, इट्स सो ब्यूटिफुल, क्योंकि इट्स सो मच इज लेफ्ट फॉर योर इमेजिनेशन। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लव सीन्स। तो अगर आप सिर्फ लव सीन की बात करें, वो आपके अपने उस पर है, आपका ग्राफिक सेंस कितना है, कैसे आप उस चीज़ को कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा यश जी की फिल्म में साहब लड़की जो है वो सरसों के खेतों में से भागी चली आ रही है, वो उधर से भागा चला आ रहा है, जफ्फे मार के दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं एंड 200 वायलिन पीछे जोर से, इट गिव्स यू ए मूड, ए मोमेंट। ये उसने डायरेक्टर ने और राइटर ने एक लव का जो मूड क्रिएट कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ कि आप किस चीज़ को कैसे दिखाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, ये आपकी अपनी सेंसिबिलिटी के ऊपर है कि आप उस चीज़ को जिस तरीके से एक अच्छा डायरेक्टर जो है वो ये जानता है कि उसे एंगल कौन सा लगाना है, उसको लेंस कौन सा लगाना है, ये 75 का लेंस होगा कि 50 का होगा कि 40 का होगा, वो ट्रॉली चलाएगा कि फिक्स शॉट लेगा या जूम लगाने वाला है, ये उसकी सेंस है, क्योंकि वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, क्या इफेक्ट लेना चाहता है वो। मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया था और वो डायरेक्टर जो है वो कभी भी ये नहीं बताता था कि मुझे तुम ये करो। उसका नाम था जेम्स आइवरी। जेम्स आइवरी का मैं असिस्टेंट था और उसका कैमरामैन था वॉल्टर लेज़ली, जिसको ऑस्कर मिला था स्पार्टैकस के लिए। तो वो सिर्फ इतना कहता था कि मुझे ये इफ़ेक्ट चाहिए, मुझे ये मूड चाहिए, ये मेरा शॉट है। उसके बाद बाकी जो है वो सब जो थे वो। तो अगर आपको ये मालूम है कि आपको क्या चाहिए तो आपका शॉट जो है वो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बन सकता है। ये बेसिक बातें हैं जिन पे हमें गौर करना पड़ता है। तो राइटिंग के लिए भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जैसा कि मेरे गुरु अबरार अलवी ने कहा था कि जब तक आप फिल्म अपने माइंड के स्क्रीन पे देख नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते। पहले आप देखिए और उसके बाद फिर उसे लिखना शुरू कीजिए। अगर आप लिखते वक्त उसे देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि जब आप सुनाएंगे तो सामने वाला भी उसे देखना शुरू कर देगा। और ये एक अजीब व गरीब चीज़ होती है कि हर लफ्ज़ जो है वो किसी भी भाषा का हो, वो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है। वो इमेजेस जो हैं वो आप उनको आपको उनसे वाकफियत होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए कि वो इमेज क्या बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं घर, तो घर जो है आपके दिमाग में आपका घर आने वाला है, मेरा घर नहीं आएगा। मेरे दिमाग में मेरा घर आएगा। ये जितने लोग जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में
अगर मैं कहूँ कि आपका घर, तो आपका घर वो आएगा, चाहे वो हवेली हो, महल हो, झोपड़ा हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, वो आएगा। तो मैं क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो मुझे मालूम होना चाहिए। इसलिए लफ्ज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार से और बहुत सोच के आपको इस्तेमाल करना चाहिए। स्क्रीन प्ले में भी शब्द की जो लफ्ज़ हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल होने चाहिए कि वो एक पूरी पिक्चर जो है, या कम से कम जो शॉर्ट जो आप बता रहे हैं वो शॉर्ट माइंड में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये शॉर्ट इस तरीके से है। और कोई भी सीन होता है उसमें दर्जनों शॉट्स होते हैं, हर जगह एंगल चेंज होता है। अगर आप इस तरीके का की डिटेलिंग लिखते हैं कि जिससे शॉट दिखाई देने लगे तो डायरेक्टर को बड़ी मदद मिल जाती है। लेकिन कभी ज़िंदगी में इस बात की कोशिश मत कीजिएगा कि आप डायरेक्टर को डायरेक्शन सिखाना शुरू कर दें। कभी उससे मत कहिएगा कि यहाँ कैमरा जो है वो क्रेन के ऊपर है, वो क्रेन नीचे आया और फिर वो जूम इन हुआ और फिर ये हुआ। ये बहुत गलत तरीका होता है। बहुत अनाड़ी लोग जो हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत सही मालूम है कि यार अगर ये इफेक्ट नहीं आया तो ये सीन नहीं बनेगा, तो आप ज़रूर वहाँ लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए। लेकिन कभी भी डायरेक्टर को डायरेक्शन नहीं सिखाना चाहिए, वो आपका काम नहीं है। वो आपके डायरेक्टर जो है वो आपका विजुअल्स जो आप दे रहे हैं उसका वो पार्टनर है, लेकिन वो एनहांस करता है उसको, वो उसमें उसको आगे बढ़ाता है। आपने जो सोचा है उससे वो कहीं उसको आगे ले जा सकता है। तो इस तरीके से जब हम बात अपनी कहते हैं और वो बात जो है वो डायरेक्टर की समझ में आ जाती है, वो भी वही देखना शुरू करता है और हम दोनों मिलके, एक राइटर और एक डायरेक्टर मिलके बात को आगे बढ़ाते हैं, तो हमेशा एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट तैयार होता है। एक लास्ट बात मैं आपसे कहूँ, जो बहुत मशहूर राइटर और बहुत अच्छे फिल्मकार ने कही थी, राजेंद्र सिंह बेदी ने, कि कलम उठाना सबको आता है लेकिन कलम रोकना कहाँ है वो सबको नहीं आता। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको कलम रोकना भी आता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक सीन देखते होते हैं तो वो सीन जो है वो शैतान की आंत बन जाता है। डायलॉग पे डायलॉग पे डायलॉग पे डायलॉग पे डायलॉग पड़ता चला जाता है। कुछ डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं, क्लैप ट्रैप डायलॉग होते हैं, लेकिन वो क्या वो सीन को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। जो चीज़ जितनी शार्प होगी ना, डायलॉग के लिए मेरा अपना जो कहना है वो ये है कि डायलॉग हमेशा शॉर्ट होना चाहिए एंड शार्प होना चाहिए। एक पुरानी रहीम की कहावत है, रहीम का एक दोहा है जिसमें उसने कहा है कि तलवार से ज़्यादा तीर जो है वो असर करता है, क्योंकि छोटा होता है पर घाव करे गंभीर, तो उसका घाव बहुत गहरा होता है, तलवार के घाव से ज़्यादा गहरा होता है। तो इसलिए डायलॉग जब लिखें तो हमेशा उनको बहुत क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। और जब आप सीन लिख लें तो उसको अपने सामने रखें और किसी गैर आदमी की नज़र से देखें उसको, और हर डायलॉग के ऊपर सोचें अगर इसको काट दिया जाए तो सीन के ऊपर क्या असर पड़ता है। और अगर वो आपको लगे कि ये डायलॉग कटने के बाद सीन पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो फ़ौरन काट दीजिए। इसका मतलब ये कि वो डायलॉग की ज़रूरत वहाँ नहीं है, क्योंकि अगर डायलॉग ज़रूरी है तो आप उसे काट ही नहीं सकते, वो कटेगा ही नहीं। इसी तरीके से जब आप कोई स्क्रिप्ट बनाएं, कोई लिखें, कोई कहानी लिखें, तो एक तो ये कि उसे पूरी डिटेल में नहीं लिखें,
उसकी कास्टिंग करने की कोशिश ना करें। अपने जहन में आप इमेजेस ज़रूर कर सकते हैं, किसी को मॉडल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मॉडल हमेशा बांध देते हैं। अगर आपने अमिताभ बच्चन को माइंड में रख के एक स्क्रिप्ट बना दिया तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उसमें किसी दूसरे एक्टर को देख सकें या फिट कर सकें। तो उसका एक बहुत आसान तरीका जो है, जो मैं करता हूँ अपनी कहानियों के बारे में भी और अपने फिल्मों के बारे में भी और अपने नाटकों के बारे में भी, कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ फिर उसको एक फाइल में बंद करके रख देता हूँ, और तकरीबन कोई 5-6 महीने बाद जब वो मेरे जहन से निकल जाता है तो मैं उसको उठाता हूँ और उसको फिर पढ़ना शुरू करता हूँ, बिल्कुल एक नई लाइट में, एक नई नज़र से, एक नए आदमी की हैसियत से। यकीन मानिए उसमें इतनी सारी गलतियाँ निकलती हैं, इतनी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अरे यार, ये उस वक्त हमें क्यों नहीं दिखाई दिया? उस वक्त हमें इसलिए नहीं दिखाई दिया कि वी वर इन्वॉल्व, बट नाउ एट दिस मोमेंट वी आर नॉट। देखिए, जब हम किसी किताब को, और आपको ताज्जुब होगा कि हॉलीवुड की 92% फिल्में जो हैं वो किताबों पर होती हैं। मतलब प्रिंट पहले होता है, उसके बाद उसके राइट्स दिए जाते हैं और वो होता है। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि जो लोग फिल्म बना रहे हैं उन्हें पहले से अंदाज़ा होता है कि ये कहानी जो है ये कितनी पॉपुलर हो चुकी है, और उसकी पॉपुलैरिटी फिल्म पर भी असर डालती है। दूसरी चीज़ ये कि एक कंप्लीट चीज़ आपके सामने है पहले से, उसके ऊपर आप, लेकिन किताब को फिल्म बनाना मुश्किल काम है। जैसे मैंने और मेरी दोस्त शमा जैदी ने एक फ़िल्म लिखी थी। वैसे तो हमने बहुत सारी फिल्में साथ में लिखी, लेकिन ये एक फ़िल्म हमने लिखी थी जो काफ़ी मशहूर थी, उसका नाम था उमराव जान। उमराव जान जो है वो 1900 की बिगिनिंग में, मेरा ख्याल है 1908 या 1906 में छपी थी। एक राइटर हुआ करते थे मिर्ज़ा हादी हुसैन रुस्वा, उनका एक नावल है। उन्होंने 4-5 नावल लिखे, उनमें से एक नावल उमराव जान अदा के नाम से भी है। उमराव जान अदा का जब आप नावल पढ़ें तो वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपको फिल्म में दिखाई देता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे हैं, पीछे हैं, कुछ डिटेलिंग नहीं है, कुछ सिर्फ कहीं कुछ और वो उन्होंने सब्जेक्ट खोल दिया है, कहीं किसी कैरेक्टर की डिटेल में चले गए हैं। तो वो ज़माने का राइटिंग का स्टाइल था। तो मैंने और शमा ने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि अगर हमको ये एडॉप्ट करनी है तो इसमें से हमको लेना क्या है। इसमें से हमको लेना है उमराव जान की कहानी। उमराव जान की कहानी क्या है? उमराव जान की कहानी ये है कि एक गरीब घर की बच्ची है जिसे किडनैप कर लिया जाता है, लखनऊ में जाके उसे बेच दिया जाता है। एक तवाइफ है, कोठा चलाती है, वो उसको ट्रेन करती है, और किस तरीके से वो औरत जो है वो बहुत अच्छी गाने वाली और बहुत अच्छी नाचने वाली बन जाती है। और उसकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं अलग अलग टाइम पे, और उसका पस मंज़र जो है, बैकग्राउंड जो है वो ये है कि हिंदुस्तान में बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। अंग्रेज़ जो हैं वो सारे स्टेट्स पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं, और लखनऊ में भी उनका असर बढ़ रहा है, और लोग अंग्रेज़ी तहज़ीब को और उसके इंग्लिश कल्चर को एडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। ये उसका बैकग्राउंड है। तो हमने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि उसमें जो उमराव की कहानी थी उसको फ्रॉम A to Z हमने उसको अलग लिख लिया कि ये उमराव की कहानी है। उमराव की लाइफ में ये टाटा 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 ये होता है। फिर उसके पास आसपास क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कि वो, अगर ये हम तय करके चलते हैं कि वो एक बच्ची थी और एक गरीब घर की बच्ची थी और वहाँ से उसे किडनैप किया गया था, तो उसका पस मंज़र क्या है, उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, उसके हालात क्या थे, वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से उसे किडनैप किया गया, वगैरह वगैरह, उसकी डिटेलिंग हमने करना शुरू की। और इस तरीके से वो कहानी जो है वो बनती चली गई। तो एडेप्टेशन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इसकी ज़रूरत होती है कि नंबर 1,
राइटर जो कहानीकार जो है, जो नावल लिख रहा है या अफसाना लिख रहा है, उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है, और वो ये है कि वो अपने लफ्ज़ों में एक तस्वीर पेंट कर देता है, और वो तस्वीर जो है वो आपकी समझ में आ जाती है, और आप अपने जहन में उस तस्वीर को देख लेते हैं। आप आगे कुछ ना पूछते हैं ना कहते हैं। लेकिन जब हम उसे स्क्रीन के ऊपर हमको लाना होता है, तो हमें वो सारी डिटेल बयान करनी होती है। जैसे एक मिसाल, मैं अक्सर जहाँ कहीं अगर मुझे किसी वर्कशॉप में या कहीं बोलने का ऐसा मौका मिलता है बच्चों के सामने, तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि देखो भाई, एक्स को वाई से बहुत प्यार था। आपकी समझ में आ गई बात कि एक एक्स था, हो सकता है वो लड़का हो, एक वाई थी, लड़की थी, उसको एक दूसरे को बहुत प्यार था। आपने कोई सवाल नहीं किया, आप सवाल करेंगे भी नहीं। अब इसको आप फिल्म में दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं। आपको ये 5 लफ्ज़ों के एक सेंटेंस को दिखाने के लिए आपको 10 सीन चाहिए। एक्स कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या बेचता है, कितनी उम्र है, क्या उसका सोशल मिलियो, कहाँ से आया है, क्या करता है। वाई कौन है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा, ये वो, और फिर ऐसी सिचुएशन के वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब एक लव सीन भी चाहिए। वो बाकायदा जर्नी आपने वहां से शुरू की है जहाँ पे लोग ये इच्छा करते हैं कि हमारी जर्नी खत्म हो। बट अमेजिंग वर्किंग विद सत्यजीत रे ऑफ ऑल द पर्सन। और वहाँ से उमेश मेहरा, और फिर उमेश मेहरा के बाद जैसे आपने कहा कि मुड़ के नहीं देखा, तो उमेश मेहरा के बाद आपने महेश भट्ट, सुभाष घाई, यश चोपड़ा, राकेश रोशन, बिल्कुल यानी कॉमर्शियल सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टरों के साथ, और इन सब डायरेक्टरों की बड़ी बड़ी पिक्चरें लिखी। मैं इसमें कोई शक नहीं रॉबिन कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जिन्होंने अपने वक्त के तमाम ही बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया। और मैं वो अकेला आदमी हूँ जिसने सत्यजीत रे से सुभाष घाई तक और यश चोपड़ा तक और श्याम बेनेगल से लेके और मनमोहन देसाई तक सबके साथ मैंने काम किया है। और हर एक का अपना एक मज़ा है। अरे ये लोग नहीं थे, आज हम इन्हें एक शख्स, एक आदमी, एक डायरेक्टर की हैसियत से हम देखते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ये दुनियाएं थी। ये सब लोग जो थे, कोई आदमी बिला वजह बड़ा नहीं हो जाता। ये सोचने की बात है कि साहब उसको किस्मत ने साथ दे दिया और उसको फलाना हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप इनकी जितनी भी लोग हैं, ये इनकी आप केस स्टडीज अगर आप करें और आप देखें, इनकी केस हिस्ट्री देखें, तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे पूरी कहानियां हैं और गजब की कहानियां। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि इन लोगों को मैंने करीब से देखा। मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने उनके साथ काम अच्छा किया, बुरा किया, उनको मैं कैसा लगा, मेरी पिक्चर जो मैंने लिखी, कहीं डायलॉग लिखे, कहीं स्क्रीन प्ले लिखा, कहीं कहानी लिखी, वो अच्छी गई, बुरी गई, कामयाब हुई, नाकाम हुई, वो अलग बात है। लेकिन ये कि इन लोगों तक पहुंचना, वो भी तो एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। मैं यही बोल रहा था, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और खास करके यानी आपने हर जॉनर की फिल्म, हर तरह की फिल्म, जैसे श्याम बेनेगल के साथ काम किया आपने, खालिद मोहम्मद के साथ काम किया आपने, महेश भट्ट के साथ काम किया आपने, अब्बास मस्तान के साथ काम किया आपने, जैसे बताया सुभाष घाई, यश चोपड़ा, राकेश रोशन। आपकी हमारी मुलाकात 1990 में हुई, और आपकी हमारी
सबसे सक्सेसफुल फिल्म स्टार्ट में जो हुई वो थी बाजीगर। बिल्कुल। बाजीगर के बारे में बात करना चाहूँगा। बाजीगर 93 में मेरा पहला फिल्म फेयर अवार्ड बाजीगर से मिला मुझे, जो आपके साथ मैंने की। और तो बाजीगर के बारे में मैं आपसे कुछ चाहूँगा कि बाजीगर का सब्जेक्ट, बाजीगर का कैरेक्टर, हीरो का, बाजीगर जिस तरीके से कंसीव की गई थी, लोगों को यकीन नहीं हुआ कि पिक्चर चल सकती है। मुझे याद है कि महेश भट्ट ने मुझे रिलीज के दिन पूछा कि तुम्हारी पिक्चर में हीरो 5 खून करता है? हमारा हाँ। हीरोइन को भी मार देता है? हमारा हाँ। बोले कैसे चले? मैंने बोला मैं दिल्ली जाके आया हूँ, महेश पिक्चर हिट है। तो इस बाजीगर के बारे में बताइए आप कि ये कैसा रहा आपका अनुभव बाजीगर लेकर? देखिए, बाजीगर हर एतबार से एक लैंडमार्क फिल्म है, बहुत से लोगों की जिंदगियों में भी, हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री में भी। बाजीगर की जब फिल्म के बारे में हम लोग बैठ के बातें किया करते थे, तो ईमानदारी की बात यह है कि डर तो लगता था, मुझे भी अंदर से डर लगता था कि यार ये किस किस्म की कहानी पे काम हो रहा है, कि जिसमें हीरो जो है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, और उस जो उसकी जो हीरोइन है, सेकंड हीरोइन है, उसको उसका वो मर्डर कर देता है, इतनी बेदर्दी से मारता है उसको, इंटरवल पॉइंट है, टेरेस से फेंक देता है वो उसको। तो ये कैसे होगा? लेकिन 3 आदमियों का कन्विक्शन जो था, उसने इस फिल्म को बनाया है। और वो 3 आदमी हैं, मैं समझता हूँ। नंबर 1 शाहरुख खान, जिसको ये यकीन था कि ये फिल्म चलेगी और लोग इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो क्या चीज़ उसके अंदर उससे कहलवा रही थी, और वो वाकई हुआ भी। द सेकंड वाज रतन जैन, प्रोड्यूसर, जिसको ये यकीन था कि नहीं, ये फिल्म चलेगी, क्योंकि अगर वो जरा सा भी आनाकानी दिखाता या जरा सा भी हाथ खींचने की कोशिश करता तो वो फिल्म नहीं बनने वाली थी। एंड द थर्ड पर्सन वाज यू हैड, आई डोंट नो तुम्हारे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था या क्या था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये था कि हमेशा ये नहीं जादू ये होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज उस वक्त ये हो रही थी कि सलीम जावेद ने जो एंग्री यंग मैन क्रिएट किया हुआ था, ये उसका एक एडिशनल वर्जन था, एक एजेंडा था उस एंग्री यंग मैन में, कि साहब एंग्री यंग मैन जो है, उसको गुस्सा आता है तो वो 8-10 आदमियों के सर तोड़ देता है। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कि वो मर्डर तक कर सकता है अगर वो अपना वो लेकिन इसमें एक पॉइंट जो हमको मेरा ख्याल है बहुत ईमानदारी से मान लेना चाहिए, वो ये है कि अब्बास मस्तान ने जब ये फिल्म बनाई तो अब्बास मस्तान उसका सीधा सीधा नरेशन भी दे सकते थे, लेकिन अब्बास मस्तान ने राइटरों के ऊपर भरोसा करके पूरी ईमानदारी के साथ वो जो ऑडियंस की हमदर्दी है वो पहले खरीद ली। पिक्चर शुरू जिस नोट से होती है वहां आपको उससे हम कैरेक्टर से हमदर्दी हो जाती है, और जब एक मर्तबा ऑडियंस को कैरेक्टर से हमदर्दी हो जाती है तो 7 खून वाकई माफ हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी पे इतने जुल्म हुए और इस आदमी ने वो जुल्म किए हैं, दिलीप तायल ने जो रोल किया था, कि इतने जुल्म करने के बाद आज ये आदमी जो कुछ भी करता है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? उसका इंटरप्रिटेशन यह है कि वो जुल्म नहीं कर रहा है, वो जुल्म का बदला ले रहा है। तो इसलिए वो फिल्म जो है वो एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है, लैंडमार्क बन जाता है। वैसे रॉबिन, यू नो एंड आई ऑल्सो नो कि फिल्म जो है वो कन्विक्शंस का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोगों का कन्विक्शन नहीं होता तो क्या आप समझते हैं कि इस किस्म का फिल्म की
जबकि कोशिश इससे पहले नहीं की होगी या लोगों ने नहीं की होगी। सबसे ज्यादा शाहरुख का कनेक्शन। बिल्कुल। शाम बेनेगल साहब की कोई फिल्म के बारे में यार उनकी किसी कोलाज साहब को याद हो? देखिए मैंने बहुत सारे ऑफ ये जो नॉन कमर्शियल, अनफॉर्चुनेटली दूसरा कोई लफ्ज जो है वो पैरेलल सिनेमा है, लेकिन ये आसानी से समझाने के लिए कि साहब कमर्शियल है नॉन कमर्शियल। तो नॉन कमर्शियल बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रॉबिन धर्मराज के लिए मैंने चक्र लिखी, मुजफ्फर अली के लिए उमराव लिखी, उमराव जान, बिल्कुल उमराव जान, और आपके शाम की ममो, जुबैदा, सत्यु की सूखा, कन्नेश्वर रामा, नहीं सॉरी कन्नेश्वर रामा भी नहीं थी, क्या फिल्म थी वो, चिते को चिंते, एक कन्नड़ फिल्म, कन्नड़, जिसका स्क्रीन प्ले मैंने लिखा था और कहानी डायलॉग रामास्वामी ने लिखे थे। तो इन मेरा ख्याल अपना जो है वो ये है कि हर फिल्म अपना एक मूड और मिजाज रखती है, और आप अगर उसमें अपने जो आपके जो रिजर्वेशंस हैं उनको आप थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दें, या आपके जो दिमाग में जो कुछ है उसको अगर आप हटा दें और खुले दिल से खुले दिमाग से अगर आप उस फिल्म में दाखिल हों, उस एरिया में दाखिल हों, तो आपको बहुत मज़ा आता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई अच्छी फिल्म देख रहे हो या कोई अच्छी सीडी सुन रहे हो। अगर आप एक क्लासिकल सीडी सुन रहे हैं तो आपका मिजाज और माइंड वैसा ही होना चाहिए। अगर आप लाइट क्लासिकल सुन रहे हैं तो वैसा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही ना लाइट कोई सिंगिंग सुन रहे हैं तो हर फिल्म की आपकी अपना एक डिमांड चार्ट वो अपने साथ लेकर आती है। वो डिमांड चार्ट अगर आपकी समझ में आ जाता है तो फिर फिल्म आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। मुझे जब मैंने मनमोहन देसाई ने मुझे बुलाया अल्लाह रखा के डायलॉग लिखने के लिए, तो उन्होंने मुझसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वैसे मंजी थे भी बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत ही। कहने लगे देखिए आपको ये तो पता होगा कि मैं किस किस्म की फिल्म बनाता हूँ, तो ये फिल्म है अल्लाह रखा और इसमें उमराव जान जैसी कोई चीज़ आप नहीं लिखेंगे। मैंने कहा साहब मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कादर खान की जगह उनके जैसे डायलॉग लिखूंगा तो मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो कर नहीं सकता। हाँ, वो टैलेंट उनमें है। हाँ, वो टैलेंट कादर खान बहुत बड़े राइटर है, वो अपने टाइप का राइटर है। मैं उनकी जगह भर दूं, उनको रिप्लेस कर दूं, ये हो नहीं सकता। तो अल्लाह रखा लिखने में मुझे बहुत मजा। तो मेरा एक ये है कि अगर मुझे जब मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो मैं बाकी तमाम चीज़ों से बिल्कुल बेखबर बेगाना हो जाता हूँ। मुझे इससे कुछ बहस नहीं है कि इससे पहले मैंने क्या लिखा है, इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्योंकि कहानी जो है, जो फिल्म है, जो वो सुप्रीम है, वो जो आपसे डिमांड कर रही है आप वो डिमांड पूरी कीजिए। फिल्म मेरे डिमांड्स को पूरा करने के लिए नहीं है। फिल्म के अलावा आपने कई प्लेज लिखे जो कमाल की राइटिंग है। मैं हमेशा आपके प्लेज से बहुत इम्प्रेस रहा, इसलिए इम्प्रेस रहा कि मैं हमेशा ये सोचता था कि फिल्में तो मैं भी लिखता हूँ यार, और कई फिल्में 15-20 फिल्में मैंने और जायद को साथ में लिखी है, तो मेरे में भी ये कॉम्पिटेंस है। लेकिन ये कॉम्पिटेंस मेरे में नहीं है जो मैं प्ले राइटिंग कर सकूँ। और प्ले राइटिंग वो प्ले राइटिंग जो देख के ऐसा लगे यार कमाल का सोचा है इस आदमी ने, यार कहाँ से सोचता है यार, तुम्हारी अमृता तुम्हारी क्या सोनिया, आपकी सोनिया बेगम जान, ये इतने बिजी होके भी ये क्या जरूरत थी, या तो ये क्या फायर था आपके अंदर जो आपने इतने अच्छे अच्छे प्लेज लिखे? ये प्लेज जो हैं, ये बात मैं सिर्फ तुमसे शेयर कर सकता हूँ। ये फिल्मों का रिएक्शन है।
इसलिए कि फिल्में मुझे बहुत कम वैसी मिली जैसी मैं लिखना चाहता था। और बहुत अच्छी तरह आप जानते हो कि फिल्म जो है वो आजकल फरमाइशी लिखाई हो गई है। आपसे कहा जाता है कि आप ये लिख दीजिए क्योंकि हमें ये चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि आप तो म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं है, आप तो हारमोनियम वाले हैं। हाँ। जो ट्यून बन गई है उसी पर आपको बजाना है। वो जो चीज होती है, जो सफोकेशन की जो एक फीलिंग आती है, नहीं यार इस बात को इस तरह कहा जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन वो सामने वाले के अपने लिमिटेशंस हैं, वो अपने लिमिटेशंस में उसको सोच रहा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। और वैसे भी हर आदमी को अपनी अकल ज्यादा मालूम होती है। हाँ, तो बिल्कुल। वो हर डायरेक्टर अपने आप को हर राइटर से बेहतर समझता है। तो ये चीज जो है उसका रिएक्शन ये था कि स्टेज एक ऐसी जगह है जहां मैं गॉड हूं, जहां मैं बादशाह हूं। मैं उस सब्जेक्ट पे लिख सकता हूं जिस पर कोई फिल्म नहीं बन सकती। मैं वो बात कह सकता हूं जो 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 मैं फिल्म में नहीं कह सकता। और फिल्म में मुझसे हर पूछता है ये तुमने क्यों लिखा, अच्छा इसको चेंज कर दीजिए, इसको इस तरह कर दीजिए, इसको उस तरह कीजिए, हमको ये नहीं चाहिए, ये क्या खराफात लिख के रहे हैं आप। लोगों की समझ इतनी अजीबोगरीब है कि बरसों पुरानी बात है, लेकिन ये कि एक बहुत बड़े करोड़पति थे, फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुना तो वो कहने लगे कि ये आपने क्या लिखा है। मैंने कहा ये डायलॉग है। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दो आदमी बातें कर रहे हो। आप सोचिए कि अगर कोई ये कहे कि साहब ये तो ऐसा लग रहा है दो आदमी बातें कर रहे, तो मतलब मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूंगा कि भैया डायलॉग क्या होता है। डायलॉग यही तो होता है। तो वो जो चीज है उसका रिएक्शन ये हुआ कि साहब मैं नाटक लिखूंगा जहां मैं अपनी मर्जी से। दूसरी एक चीज जो चूंकि मैं इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ, 50 वर्ष के करीब होने आया मुझे इप्टा से जुड़े हुए, उसमें एक अजीब से सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है। दूसरी ये कि उसमें अपनी गलतियों को सुधार हो सकता है, जो फिल्म में नहीं हो सकता। फिल्म एक मर्तबा छप गई, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कि प्ले का हर शो अपनी जगह एक एक्सपेरिमेंट होता है और उसमें हमेशा एक नया कैरेक्टर बढ़ जाता है जो ऑडियंस होती है। हर मर्तबा एक नया कैरेक्टर आपको दिखाई देगा, वो ऑडियंस है जो आपसे कहेगी आप गधे हैं और जो ये कहेगी कि आप तो किंग हैं। करेक्ट। तो सबसे बड़ा एग्जाम जो फिल्म मेकर है वो एक ही बार एक दिन फ्राइडे के दिन एक ही एग्जाम देता है और वहां से फेल या पास या डिस्टिंक्शन लेकर निकल जाता है। बिल्कुल। प्ले लिखने वाला राइटर डायरेक्टर या एक्टर हो वो हर शो पे एक एग्जाम देता है, उसमें चेंज भी कर सकता है। और उसमें खूबी ये होती है नाटक में कि आप उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट और री इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज 450 साल के बाद शेक्सपियर जिंदा नहीं होता, आज 1000 साल के बाद कालिदास जिंदा नहीं होता। बिल्कुल। हम वी कीप ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड न्यू मीनिंग्स and beneath whatever is already happened and with us being already explained. क्या ये फिल्म लिख के नहीं हो सकता? हो सकता है अगर मेरे साथ आप जैसे लोग हों। क्यों, हमने ऐसी फिल्में नहीं लिखी हैं जो नहीं चली, लेकिन ये कि उसमें हमारा अपना सेटिस्फेक्शन था। बिल्कुल। हमको ये लगा कि यार ये हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल। लेकिन ताली बहुत जरूरी होती है। ताली सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए नहीं होती है, ताली इस बात का सबूत होती है कि आपने जो कुछ किया है वो सही किया है। और तालियां ही पैसे लाती है। तालियां पैसे भी पैसा सर्वाइवल है। बिल्कुल सही प्रैक्टिकल बात तो है। इसलिए भले नाटक से पैसे नहीं मिलते, नाटक से पेट नहीं चलता, ऑफिस नहीं चलता, लेकिन जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है
वो सेटिस्फेक्शन दूसरी किसी ऐसी जगह अपने आप को इन्वेस्ट करने में मदद करता है जहां आपको डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल, मैंने पहले अर्ज किया कि हाँ। देखिए वो एक बैलेंसिंग एक्ट है हम्म। कि जहां नाटक जो है, अभी मैं जैसे आपने तुम्हारी अमृता की बात की, तुम्हारी अमृता 92 से चल रहा है, 20 साल उसे हो चुके हैं। सेम एक्टर है जो है, सैकड़ों शोज उसके हो चुके हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है, पंजाबी में पंजाबी में, वो बंगाली में, कन्नड़ में, न जाने कितनी, मराठी में, न जाने कितनी लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट हो चुका है। ये हिंदुस्तान का वो अकेला नाटक है जिसे यूनाइटेड नेशन ने इनवाइट किया था। वाह। और उसके सामने परफॉर्म किया गया था। खैर, इसके अलावा लेकिन आज भी लोग जब उसको देखते हैं 20 साल बाद भी, हालांकि वो कहानी जो है वो पार्टीशन से के करीब से शुरू होती है और इमरजेंसी में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज भी वो उतनी ही रेलेवेंट नजर आती है। आज भी लोग उन रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करते हैं जो हैं। तो ये जो चीज़ है, अभी जैसे मेरा एक दूसरा नाटक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बेगम जान। बेगम जान एक 80 बरस की बूढ़ी तवाइफ की कहानी है, सिंगर की, जो किसी ज़माने में अपने बहुत बड़ी सिंगर हुआ करती थी, जो अब रिटायर हो चुकी है, ऑब्लिवियन में जा चुकी है, लेकिन जिसके रिलेशंस बड़े बड़े लोगों के साथ रहे, पॉलिटिशियंस के साथ, बड़े लोग। उस औरत ने अपनी आंखों के सामने इस मुल्क की पॉलिटिक्स को चेंज होते देखा है, इसके समाज को बदलते देखा है, इसकी जो तहजीब है उसको बदलते देखा है। वो उसको कैसे फील करती है, वो कैसे आपको बताती है आज के ऑडियंस को कि मैंने क्या देखा है और तुम क्या मिस कर रहे हो। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं 70 बरस का हूँ, कुछ दिनों बाद मैं नहीं होऊंगा, तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे साथ चले जाने वाले हैं। लेकिन ये कि आई थिंक दिस इज माय मॉरल ड्यूटी टू शेयर, एक उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करके मैं इसीलिए आपने जो किताब भी लिखी है, किताब जो है वो ये पेन स्केचेस हैं, और पेन स्केचेस, उसमें रोशनदान उसका नाम है, 10 कहानियां हैं उसमें, मतलब 10 स्केचेस हैं उसमें। तकरीबन को 5-6 मशहूर आदमी हैं, जैसे अबरार अलवी, हबीब तनवीर, नियाज हैदर, सुल्ताना जाफरी, इस किस्म के मशहूर लोग हैं। लेकिन 4-5 ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ मैं जानता था, दूसरा कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये चाहता था कि दुनिया उनको जाने, क्योंकि वो उसके फ्लैप पर जो मैंने लिखा है वो यही लिखा है कि दुनिया की आंखें हमेशा से कमजोर हैं, वो सिर्फ उन्हीं को देख सकती है जिनके सरों पे उजाले होते हैं। वाह। वो जो जिंदगी के धुंधलके में चुपके से आते हैं, चुपके से गुजर जाते हैं, उन्हें वो नहीं देखती है। लेकिन ये कि मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, तो मैं ये बताऊं कि ये लोग जो हैं ये गुमनाम जरूर थे लेकिन बेनाम नहीं थे। तो लोगों को पसंद आया, लोगों को कैरेक्टर्स पसंद आए, लेकिन उसके साथ साथ जो हुआ वो ये हुआ कि जैसे उस दिन आप सुन रहे थे, गुलजार ने कहा कि साहब बहुत से लफ्ज जो चले गए थे वो महफूज हो गए। हालांकि वो किसी कैरेक्टर की जबान से कोई लफ्ज ऐसा निकला, तो मेरा ख्याल ये कि हम सबको ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने माहौल को और अपने ज़माने को महफूज करने की कोशिश करें। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, आज हम खुशकिस्मत लोग हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि जैसा कि वेस्ट में कहा जाता है कि हमारी जो जनरेशन है, दिस द मोस्ट प्रिविलेज जनरेशन। यस, हमारे पास कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी चीज़ें हैं,
जिनका तसव्वुर नहीं था। हमारे पास टीवी है जो अनोखी चीज़ है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है जो दुनिया की एक अनोखी चीज़ है वो, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हमारे हैं वो कमाल के हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इसके अलावा भी एक ज़माना था जो लोग नहीं देख पाए, जो उनके जहन से निकल चुका है। ये ज़माना भी लोगों के जहन में नहीं रहेगा, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क और मोबाइल फ़ोन तक ही नहीं रहेगी, इससे आगे भी जाने वाली होगी और जाएगी। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको महफूज करें, जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करें, ताकि आने वाली नस्लों को मालूम हो सके कि हमसे पहले जो लोग थे वो कैसे थे। अब मजरू का एक बहुत अच्छा शेर है कि बेतीशे नज़र न चलो राह रफ्तगा, ये तीशा कहते हैं कुदाल को, कि नज़र की कुदाल लिए बगैर उस रास्ते पे मत चलो जिस पे लोग पहले जा चुके हैं। राह रफ्तगा, जो पुराने जिस पे लोग जा चुके हैं, चल चुके हैं, गुजर चुके हैं, उस रास्ते पर अगर चलना है तो नज़र की कुदाल लेके जाना। क्यों? हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह। हमसे पहले जो लोग हैं, अगर मैं अबरार अलवी के बारे में न लिखूं तो आपको क्या मालूम कि वो आदमी अपनी जाती जिंदगी में क्या था, या नियाज हैदर क्या चीज हुआ करते थे, उनमें कैसी कौन सी खुसूसियत थी, या कैफी आजमी में ऐसी कौन सी तोप थी कि जिसका जिक्र होना चाहिए। तो हम सब का ये एक तरीके से फर्ज बनता है, और उस फर्ज ने मुझे मजबूर किया मैं लिखूं। वैसे भी यादें जो है वो बड़ा कीमती सरमाया, बहुत कीमती सरमाया। और एक वक्त ऐसा आता है जिस उम्र में आप तो खैर माशाल्लाह अभी नहीं आए हैं, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर आ गया हूँ, कि जहाँ हम अपने माजी के एल्बम को उलटते पुलटते रहते हैं। इसमें कुछ अच्छी तस्वीरें, कुछ बदसूरत तस्वीरें हमको दिखाई देती हैं, और हर तस्वीर जो है वो एक कहानी कहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इन कहानियों को अगर लिख लिया जाए तो क्या बुराई है। फैज ने एक अच्छी बात कही थी, कर रहा था गमे जहां का हिसाब। वाह, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, याद तुम मुझको बेहिसाब आए, याद तुम मुझको बेहिसाब आए। तो यही होता है। अब आप आ गए हैं, बैठे हैं, बातें हैं, बहुत देर तक मेरे जहन में विला होटल, उसकी शामें, उसकी बातें, हमारे झगड़े, हमारी लड़ाइयाँ। मुझे कई बार ज्यादा पूछा जाता है, और आपको भी पूछा जाता है कि आप लोगों को 3-4 राइटर मिलके कैसे लिख लेते थे यार, कैसे कहानी लिख लेते हो, कैसे लिख लेते थे, तुम्हारे झगड़े नहीं होते थे? मैंने कहा झगड़े तो बिल्कुल होते थे हमारे। तो फिर कम टू एन कंक्लूजन, या आप मुझे एक्सप्लेन कर मना लो, या मैं आपको मना लूं, जो सही है वो सही है। तो ये कई लोगों को बड़ा अचंभा होता है इस बात से, बड़ा they don't digest it। देखो रॉबिन, टू ऐड टू इट, मैं तुम और अपने सुजीता थे, आकाश खुराना उसमें ऐड हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो थी ये थी कि हम चारों में से किसी ने एक दूसरे की नीयत पे कभी शक नहीं किया। द फेथ के साथ। और दूसरी चीज ये कि हम सबको एक बात मालूम थी, वो ये मालूम थी कि हम एक कॉज के लिए, एक गोल के लिए हम काम कर रहे हैं। गोल, आपका गोल अलग नहीं है, मेरा गोल अलग नहीं है। ये चीज जो थी ये कंप्रोमाइज करा देती थी। और जो झगड़े होते थे वो झगड़े इसलिए नहीं होते थे कि मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता था, या ये कि आप मुझे ये बताना चाहते थे कि आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं या बड़े हैं या ऐसे हैं। वो इसलिए कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मैं उससे या तो एग्री करता हूँ या नहीं एग्री करता हूँ। अगर नहीं एग्री करता हूँ तो मैं आर्ग्यू करता हूँ। आर्ग्यूमेंट का नतीजा एक ही होता है कि या तो आप कायल हो जाते हैं या कायल कर लेते हैं। आज इस जो हो रहा है देश में, आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं,
खास करके ये विमेन सेफ्टी का इश्यू और सोशल इशू भड़का हुआ है। कहीं ना कहीं जाके हम राइटरों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले के ऊपर कि फिल्मों में, मीडिया में हम कॉन्शियसली ये कोशिश करें कि ऐसी घटनाएं ना हो। आपकी ट्रेजेडी ये है कि आपके पास वो साधन नहीं है कि जो बात आप कह रहे हैं उसको अमल में ला सकें। आज इंडस्ट्री उन लोगों के हाथ में है जो सिर्फ उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उनके लिए हर फिल्म जो है वो एक प्रोडक्ट है। तो बिजनेस तो ये सबके लिए था। यश चोपड़ा के लिए हमेशा बिजनेस था फिल्में बनाना। हाँ। लेकिन यश चोपड़ा ने कभी इस चीज का सहारा। यश चोपड़ा में एक आर्टिस्ट भी तो था ना। वो आज हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो उस जिनके अंदर वो आर्टिस्ट है। एक कारपोरेट हाउस में आर्टिस्ट कहाँ ढूंढने जा रहे हो आप? एक उसके लिए वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसे वो मार्केट करेगा। सीधी बात है कि वो अगर 60 करोड़ की पिक्चर बनाता है उसके ऊपर 20 करोड़ रुपया उसकी वो पैकेजिंग और लेकिन कॉर्पोरेट हाउस को भी राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स की जरूरत तो पड़ती है। और ये सब कॉन्शियस लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। कोई तो जिम्मेदारी समझ। अगर जिम्मेदार हैं तो इनकार क्यों नहीं कर देते? यही तो, इसीलिए मैंने कहा कि ये रॉबिन द फिल्म राइटर नहीं बोल रहा है। ये एक ऐसा आदमी बोल रहा है कि जिसके पास एक दर्दमंद दिल है, जो इन चीज़ों का एहसास करता है। लेकिन ये कि मेरे और आप जैसे लोग जो हैं, मैं अगर फिल्म बनाऊंगा तो डेफिनेटली वही बनाऊंगा जैसे आप सोच रहे हैं। आप जो फिल्म बनाओगे आप वैसे ही बनाओगे जैसे आप सोच रहे हो। लेकिन हमसे जो फिल्म बनवाई जा रही है उसमें हमारी से कितनी होती है? आपको एक स्केच बना के दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसके अंदर ये कलर भर दो। नहीं, बट ऐसा नहीं लगता कि अब इस वक्त ये टाइम आ गया कि एटलीस्ट आपके और मेरे जैसे राइटर उन चीजों को ना करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, तो हम नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। कहाँ कर रहे हैं आपने तकरीबन इस किस्म की फिल्में लिखना छोड़ दी हैं कि जिस किस्म की फिल्में आपसे डिमांड की जा रही हैं। मैं तकरीबन रिटायरमेंट ले चुका हूँ क्योंकि मैं वो फिल्में नहीं लिख सकता जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जिस किस्म की फिल्में आज बन रही हैं। हो सकता है कि मैं उतना वेल वर्स ना हूँ या मेरे जहन में कॉमेडी का वो सेंस ना हो जो जिस किस्म की कॉमेडी आज की जा रही है, या मैं अपने आप को वल्गैरिटी की उस जगह पे नहीं ला सकता जो मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं दूसरों को कैसे दे दूंगा? बिल्कुल। तो लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जिस आदमी को ये सोच के फिल्म बनानी है कि उसे सिर्फ पैसा बनाना है, वो आपके जो मॉरलिटी है आपकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो कहाँ आपका खाता में लाता है? आप कहाँ मॉरल्स की बात लेके? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आदमी जो है वो अब अंधों के शहर में आईने बेचने के लिए पहुंच जाए। अब क्या बेच रहे हैं हम? और हम और आप जैसे लोगों का अंजाम यही होने वाला है कि हम कोना पकड़ के कहीं अंधेरे में खो जाएंगे। कभी जैसे ये फिल्म आज बन रही है, ये देखी जाएगी और लोग कहेंगे अच्छा ये वो जावेद सिद्दीकी फलाने, अच्छा ये वो रॉबिन भट्ट है जिन्होंने ये किया था। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। एंड आई एम नॉट बीइंग सिनिकल, आई एम बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूँ कि जिस दिन से ये हुआ है कि एक जमाना था कि आर्ट और कॉमर्स हैंड इन ग्लव होके फिल्म बनाया करते थे, आज सिर्फ कॉमर्स है। क्या चीज बिकेगी वो बेची जा रही है। अच्छा, आइटम सॉन्ग बिकेगा, ये आइटम सॉन्ग बनाओ, उसको कंपोज कौन करेगा? फला कर सकता है। इसमें आर्टिस्ट कौन सा आ सकता है? फला आर्टिस्ट आ सकता है। बिकॉज दे आर सेलेबल कमोडिटीज। When we stop thinking in the terms of sellable commodities, तब हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है।
मायूस, बहुत ज्यादा मायूस मैं नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इन हालात के बावजूद भी कोशिशें करते रहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी फिल्में बना रहे हैं। ये हमारे आमिर अगर तारे जमीन पर बना सकता है, या हाँ, लगान बना सकता है, या सुधीर मिश्रा अच्छी एक फिल्म बना सकता है। नहीं बिल्कुल, राजू हिरवानी बिल्कुल कमर्शियल एंड एंटरटेनिंग, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया फिल्में बनाते हैं। और उम्मीद नहीं आ रहा हूँ मैं तो सिर्फ इस माध्यम के जरिए, इस मीटिंग के बहाने राइटर जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे या पढ़ेंगे, उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, राइटर का एक पार्ट होता है, वो हिस्सा चाहे फिल्म मेकिंग में 10% हो, 20% हो, 30% हो, उससे बहस नहीं है। बहस ये कि अपना जो 10% है या जो अपना जो हिस्सा है, उस हिस्से में तो उससे हो सके उतनी कोशिश करे, 100%, उतना ही 100%, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाए। हमारे बाकी बाकी उनका मतलब उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम एज ए राइटर कॉन्शियसली अपना जो हिस्सा है वो पूरी तरह निभाए। कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाइए कि प्रोटेस्ट कीजिए। बस बिल्कुल। आगे मुझसे अगर कोई आपके सामने एक गलत प्रपोजल लेकर आता है जिसके बारे में आपको मालूम है कि इसके रिपरकशंस जो हैं वो ठीक नहीं होंगे, बिल्कुल उसको नतीजे गलत निकलेंगे, तो कम से कम उन्हें इस बात से आगाह तो कीजिए, उनको बताइए कि भाई साहब आप जो कुछ करने जा रहे हैं ये क्या है। बिल्कुल। लेकिन ये कि मैं आज आपसे बताऊं कि एक हमारे और आपके, मेरा ख्याल है कि बहुत सी ऐसी फिल्में, इस वक्त नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिन पर हमने अपने नाम वापस लिए। क्यों नाम वापस हम लोगों ने लिए थे? इसलिए लिए थे कि वो चीज नहीं थी जो हम देना चाहते थे या जिसमें हम बिलीव करते थे। तो मेरा ख्याल है कि आज के राइटर में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर वो पैसे की मजबूरी में लिख भी रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उसमें ईमान भी रखे। बहुत अच्छा रहा जादू आपसे बात करके, मजा आया सर। और सही बात तो ये है कि बहुत खुले दिल से बात की हम लोगों ने और काफी इंटरेस्टिंग।